हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास विषय में आज हम व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत यानी साइको सोशियल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक इरिक्सन ने दिया था। किसने दिया व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत? एरिक इरिक्सन ने दिया था, जिनका पूरा नाम है एरिक इरिक्सन, एरिक हम्बर्ग इरिक्सन। इनका जन्म 15 जून 1902 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। इनकी नागरिकता अमेरिका और जर्मन थी। मृत्यु इनकी 12 मई 1994 को यूएस में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सीटेट में कई बार पूछा गया है कि सामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं किसने दी थीं? एरिक इरिक्सन ने दी थीं। तो मनोविकास की 8 अवस्थाएं एरिक इरिक्सन ने बताई थीं। किस पुस्तक में? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 में लिखी थी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी लिखी हुई है? एरिक इरिक्सन की। इनका उपनाम है अहम मनोविज्ञान का जनक। अहम मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ्राइडवादी विचारक थे। इनका सहयोग एना फ्राइड ने किया था और इनके सिद्धांत का जो नाम है वो मनोसामाजिक सिद्धांत यानी व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत और जीवन अवधि विकास सिद्धांत यानी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि 8 भागों में बांटकर इन्होंने बताया है। तो अब हम जो एरिक इरिक्सन हैं इनकी विशेषताओं के बारे में जान लें कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। एरिक इरिक्सन की विशेषताओं से पहले हम पूर्व कल्पनाओं को जान लें, यानी एसेप्शंस इनकी क्या थी। इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत मानव प्रकृति में यानी ह्यूमन नेचर में पूर्णतावाद यानी होलिज्म, पर्यावरणीयता यानी इन्वायरमेंटलिज्म तथा परिवर्तनशीलता यानी चेंजेबिलिटी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है। इस सिद्धांत में पूर्णतावाद, पर्यावरणीयता और परिवर्तनशीलता इन 3 चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बतलाया है। दूसरा, इनकी पूर्व कल्पना क्या थी? मानव प्रकृति के अन्य पहलुओं जैसे विवेकपूर्णता यानी रैशनैलिटी, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, विषम स्थिति यानी हेट्रोस्टेटिस को मनोसामाजिक सिद्धांत में तुलनात्मक रूप से कम महत्व दिया गया है। इरिक्सन ने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अपना ध्यान अहम का विकास एवं उसके कार्यों पर केंद्रित किया है तथा उनका संबंध उपा अहम यानी इड एवं परा अहम सुपर ईगो के विकास एवं कार्यों से ना के बराबर, यानी इनका जो सिद्धांत है जो ईगो पर सबसे ज़्यादा रहा है। ये फ्राइड से प्रभावित थे, लेकिन फ्राइड का ईगो से ही ज़्यादा प्रभावित थे। इसके बाद अब हम इनकी विशेषताएं जान लें। इनकी विशेषताएं क्या हैं? यानी एरिक इरिक्सन ने प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में एक संक्रांति बताई। यानी एरिक इरिक्सन ने बताया कि प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में एक संक्रांति होती है, यानी क्राइसिस होती है। संक्रांति मतलब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जिससे व्यक्ति अपने आप को बदल लेता है। जैसे टर्निंग पॉइंट यानी 13 से 14 वर्ष के बीच जब बालक बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में जा रहा होता है, उसके बीच जो टर्निंग पॉइंट होता है, या किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाए, कोई ऐसी संक्रांति आ जाए जिससे क्या है उसमें बदलाव आ जाए एकदम से, कहते हैं कि इसमें बहुत जल्दी परिवर्तन आ गया। वो इसीलिए है, उसके साथ कोई घटना घट जाती है फिर वो अपने आप को एकदम से परिवर्तित कर लेता है। तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो मनोसामाजिक अवस्था में एक संक्रांति होती है। दूसरा है, यानी प्रत्येक मनोसामाजिक संक्रांति में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही तत्व होते हैं। यानी जो भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में एक क्राइसिस जो आती है उसके 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। संक्रांति, यदि इस संघर्ष को व्यक्ति संतोषजनक ढंग से समाधान कर लेता है
तो इससे उसके विकसित होते अहम यानी इमर्जिंग ईगो में पॉजिटिव कंपोनेंट्स यानी पॉजिटिव रिजल्ट अवशोषित हो जाते हैं। यानी जब व्यक्ति में कोई ऐसी संक्रांति आती है और कोई ऐसी उसके सामने समस्या आ जाती है, यदि उस समस्या को संतोषजनक ढंग से समाधान कर लेता है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। और दूसरी तरफ यदि किसी कारण से व्यक्ति उस संघर्ष का, उस समस्या का संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं कर पाता है तो इससे उसके विकसित अहम में ऋणात्मक यानी नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव कंपोनेंट्स अवशोषित हो जाते हैं। और जब नेगेटिव रिजल्ट अवशोषित हो जाता है तो व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध होने की संभावना कम हो जाती है, यानी उसका विकास रुक जाता है। और जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, यानी व्यक्ति का जो भी टर्निंग पॉइंट है उसमें सही दिशा मिल जाए तो वो अपने आप को एक अच्छा और महान व्यक्ति बना लेता है। दूसरा, इस संक्रांति यानी द्वंद्व, इस संक्रांति को व्यक्ति को दूर करना होता है या उसका समाधान करना होता है। ये जो संक्रांति है इसको व्यक्ति को दूर करना होता है या इसका समाधान करना होता है। ऐसा नहीं करने से अनुकूली यानी अडेप्टिव एवं उत्तम ढंग से उसका विकास मनोसामाजिक विकास की अगली अवस्था में नहीं हो पाता है। यदि बच्चे का बाल्यावस्था में कोई समस्या है उसका समाधान अच्छी तरीके से हो जाए तो अगली अवस्था उसकी बहुत अच्छे से गुजरती है, यानी उसकी अगली अवस्था में कोई भी समस्या नहीं आती है। और यदि उसकी जो अवस्था है उसमें नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो उसका अगली अवस्था में भी नेगेटिव प्रभाव ही पड़ता है। फिर है मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में 3R होते हैं। 3R मतलब यानी एक R का मतलब है रिचुअलाइजेशन और दूसरी R का मतलब है रिचुअल और तीसरी R का मतलब है रिचुअलिज्म, यानी कर्मकांडता, कर्मकांड और कर्मकांडवाद। इसे इरेक्शन का 3R कहा जाता है। इन 3R के बारे में जान लें। 3R है क्या, इसका मतलब पहला 3R यानी कर्मकांडता, रिचुअलाइजेशन, समाज के व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए गए तरीके से व्यवहार या अंतःक्रिया करना, यानी जो समाज के व्यक्ति हैं उनके साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए गए तरीके से व्यवहार और अंतःक्रिया करना, ये तो क्या है, रिचुअलाइजेशन। जब वो इस तरीके से करने लगता है तो फिर क्या है, व्यक्ति कर्मकांड यानी रिचुअल यानी वयस्क लोगों के समूह द्वारा आवृत्ति स्वरूप की मुख्य घटनाओं को दिखाने के लिए किए गए कार्य। और तीसरा है कर्मकांडवाद यानी रिचुअलिज्म। कर्मकांड में जो विकार उत्पन्न होता है उसे एरिक्सन ने कर्मकांडवाद का नाम दिया है। यानी कर्मकांडता सांस्कृतिक रूप से उसके जो नियम है समाज के उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता है तो उसमें कर्मकांडवाद उत्पन्न हो जाता है। इसमें प्राणी स्वयं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। ये 3R एरिक एरिक्सन ने दिए थे। इसके बाद इनकी अब हम अवस्थाओं के बारे में जान लें। मनोसामाजिक सिद्धांत की कितनी 8 अवस्थाएं थीं। 8 अवस्थाएं कौन कौन सी थीं? एक तो थी विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सी थी? विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरी थी स्वतंत्रता बनाम शर्म। तीसरी पहल बनाम गुलामी। चौथी परिश्रम बनाम हीनता। पांचवी अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। और छठी थी घनिष्ठता बनाम अकेलापन। और सातवीं थी अवस्था थी उत्पादकता बनाम ठहराव, जिसे मध्य अवस्था कहते हैं। और आठवीं यानी लास्ट अवस्था थी बुढ़ापा यानी सत्यनिष्ठता बनाम नैराश्य।
तो इन 8 अवस्थाओं का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट में हम 2-3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें इसका आयुकाल कितना होता है? 0 से 1.5 वर्ष, यानी 0 से 1.5 या 2 वर्ष तक होता है। क्लियर, किसी में नहीं दे रखा है, अधिकतर पुस्तकों में 1.5 और 2 ही दे रखा है। इसकी अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। इसका कार्य क्या है? स्तनपान, मात्रक देखरेख यानी माता के द्वारा देखरेख, और फिर इसमें गुण क्या विकसित होते हैं? पॉजिटिव रिजल्ट का आता है। इसमें जो संक्रांति होती है, आशा, उम्मीद और भरोसा। अवगुण क्या आते हैं इसमें? डर। यानी 1 साल की अवस्था तक होती है विश्वास बनाम अविश्वास। इस अवस्था में सबसे पहला धनात्मक अहम गुण जो बच्चों में विकसित होता है वह है दूसरों तथा अपने में विश्वास या आस्था की भावना। विश्वास या आस्था की इस भावना का विकास बच्चों में उत्तम मात्रक देखरेख यानी मैटरनल केयर से उत्पन्न होता है। इस तरह की आस्था के विकसित होने से बच्चों में एक स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण की नींव पड़ती है। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि कई कारणों से माताएं अपने बच्चे की उतना उत्तम देखरेख नहीं कर पाती। इससे बच्चों में क्या है? अविश्वास उत्पन्न होता है, यानी उसमें डर उत्पन्न होता है, उनके प्रति संदेह जैसी अनुभूतियां विकसित कर लेता है। इससे मनोसामाजिक विकास की अगली अवस्थाओं में चलकर एक अस्वस्थकर व्यक्तित्व का जन्म होते देखा गया है। इस तरह के अविश्वास की भावना बच्चों में उस समय तीव्र हो जाती हैं जब ये देखता है कि उसकी माँ ने उसकी ओर से ध्यान हटाकर अन्य चीज़ों या दूसरों पर ध्यान अधिक देना प्रारंभ कर दी है। तो बच्चे में क्या है? अवगुण और डर की भावना विकसित हो जाती है। इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता बनाम शर्म, यानी स्वायत्तता बनाम संदेह या लज्जा। इसमें क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, यानी आयुकाल 1.5 से 3 वर्ष तक होती है, और यह 2 से 3 वर्ष भी कहा है। इसकी अवस्था कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था है। कार्य क्या है इनका? टीटी यानी टॉयलेट ट्रेनिंग। इसमें मलमूत्र त्याग करना सिखाया जाता है। इसमें यदि बच्चे को कार्य अच्छे से करने दिया जाए, उसे स्वतंत्रता दे दी जाए, तो बच्चे में इच्छा शक्ति यानी विल पावर, संकल्प या अभिलाषा के गुण विकसित होते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर पाता है, उसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं दिया जाता है, तो उसमें एक अवगुण विकसित होता है, लज्जाशीलता यानी शर्म। यानी जो बालक है, जैसे बच्चे अधिक से अधिक काम स्वयं करना चाहते हैं, इसे स्वतंत्रता मतलब ये है कि माता पिता अपना नियंत्रण कायम रखते हुए बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्यों को करने दें। जब बच्चे को माता पिता द्वारा उन्हें एक अत्यंत छोटा समझकर कार्य नहीं करने दिया जाता है, तो उसके बदले में माता पिता स्वयं उसका कार्य कर देते हैं, या माता पिता अपने बच्चों से कुछ ऐसी उम्मीदें रखते हैं यानी एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो बच्चे की क्षमता यानी एबिलिटी से बाहर है। तो इस सभी परिस्थितियों में बच्चों में लज्जाशीलता की भावना विकसित होती है। इसके बाद जो हैं अवस्थाएं, उन्हें हम अगले पार्ट में जानेंगे। धन्यवाद।